दिस इज़ द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट एंड सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँगा आपको क्या होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देन हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि कंज्यूमर ग्रुप को, कंज्यूमर्स जो होते हैं मार्केट में, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो कंज्यूमर ये कंज्यूमर है हमारे पास मार्केट में। अब इन कंज्यूमर को दो ग्रुप में, टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो ये ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, क्योंकि ये जो डिवाइड जो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किए जाते हैं कि मार्केट में पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसकी क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये ग्रुप 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड ये दिस इज़ द सेकंड ग्रुप है। ओके, ये सेकंड ग्रुप हो गया, टू ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास मार्केट डिमांड दी गई होगी, ग्रुप 1 का मार्केट डिमांड भी होगा और ग्रुप 2 का मार्केट डिमांड भी होगा। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे सेम गुड्स के लिए। ओके, सेम कमोडिटी या जो भी चीज़ होगी, गुड या सर्विस होगी, वो सेम होगी, सिमिलर होगी, और इन दोनों से हम अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको एक मूवी थिएटर का एग्जांपल बताता हूँ। एक मूवी थिएटर है। ओके, इसमें क्या हो गया कि स्टूडेंट भी जाते हैं और दूसरे एडल्ट भी जाते हैं दूसरे। ओके, तो जो स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए क्या लो प्राइस रखा जाता है, और क्योंकि यहाँ इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है, स्टूडेंट लोगों के पास, बच्चों के पास पैसा नहीं होता है उतना। ओके, जो एडल्ट होते हैं वो उनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनके लिए हाई प्राइस रखा जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड थोड़ी सी इनएलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, और इनकी डिमांड कैसी होती है, इनकी इलास्टिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये दो तरह की ग्रुप बताए आपको। अब मैं इसको आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ तो किस तरह से प्राइस डिसाइड होता है। आपको पता है प्राइस कहाँ पे डिसाइड होगा, प्राइस वहाँ पे डिसाइड होगा जहाँ पर MR इज इक्वल टू MC। ओके, जहाँ पे ये कंडीशन पूरी होती है। अब देखो मैं यहाँ पे दो मार्केट ड्रॉ करता हूँ, ये मार्केट 1 है। ओके, और ये मार्केट 2 है। ओके, ये मार्केट 1 कह रहा हूँ मैं इसको, और 1 मार्केट आ गई, और ये मार्केट 2 आ गई। ठीक है, ये मार्केट 2 आ गई। तो देखो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कि ये डिमांड है इसमें, और ये यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे भी रखता हूँ, ये मैं यहाँ पे डिमांड रख रहा हूँ, और यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू रख रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ये P आ गया और ये MR आ गया, इसी तरह ये P आ गया और यहाँ पे MR आ गया। ओके, तो प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे। तो मैं मार्जिनल कॉस्ट का इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास। ओके, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई दोनों के लिए। तो प्राइस कहाँ होगा, जहाँ MR इज इक्वल टू MC होगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्वांटिटी आ गई Q2, और प्राइस यहाँ पे ये आएगा, और ये प्राइस आ गया। ठीक है, ये P2 प्राइस आ गया। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी आएगी, आ गई, और इसी तरह ऊपर हम प्राइस ड्रॉ करेंगे, ये प्राइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये Q1 आ गया। यहाँ पे देखो कि ये जो फॉर्म 2 का जो डिमांड फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इलास्टिक है। ओके, थोड़ा फ्लैट है, और फॉर्म 1 का जो डिमांड फंक्शन है वो इनएलास्टिक है, कम इलास्टिक है। ठीक है, तो इसलिए देखो ये P1 प्राइस जो है वो P1 प्राइस किससे, P2 से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंज्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया, अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी मार्केट में प्रिवेल होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने फिर प्राइस डिटरमाइन किया। तो इस तरह का अगर मार्केट सिंगल प्राइस डिटरमाइन करती तो उससे फर्म का प्रॉफिट उतना मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग जो कंज्यूमर्स जो हैं उनको दो ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया, डिवाइड किया, देन उन कंज्यूमर से, हर ग्रुप से अलग अलग प्राइस हमने चार्ज किया। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इससे और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की मैं हेल्प लूँगा। तो मैं ये
ग्रुप 1 के लिए, किसी मार्केट के लिए 1 के लिए मैं इतना डिमांड फंक्शन में रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है 38Q है, ये डिमांड फंक्शन है जो ग्रुप 1 के लिए है। और P2 जो मैं ग्रुप 2 कह रहा हूँ, इसका डिमांड फंक्शन मैं यूम कर लेता हूँ, ये 14 माइनस 0.25Q, ठीक है। ये सेकंड के लिए आ गया, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग आ गए। और मार्जिनल कॉस्ट ये कंपनी के लिए, फॉर्म के लिए सेम है जो 10 मैंने यहाँ पे रखी है। ओके, यहाँ पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है प्राइस क्या होगा, दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो है ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो P टाइम Q होता है टोटल रेवेन्यू। ओके, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, ये आ गया 38 माइनस Q, और ये Q आ गया, और इक्वल टू ये 38Q माइनस Q स्क्वायर आ गया। और इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 38 माइनस 2Q, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब हमें किसके साथ इक्वेट करना है, इसको मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वेट करना है। और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी जो मैंने ऊपर बताया था ये 10 है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 माइनस 2Q इक्वल टू आ गया 10, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 2Q, और Q का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 20A/2, तो इसका आ जाएगा 14। तो हमारे पास पहली मार्केट में जो हमारे पास प्रोडक्शन होगा वो होगा 14 का, ओके। और यहाँ पे प्राइस कितना होगा, तो इसी को हम डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू, कितना था डिमांड फंक्शन हमारे पास, ये था 38 माइनस Q डिमांड फंक्शन था। इसमें Q की वैल्यू की जगह हम 14 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो ये आ गया $24, यहाँ पे प्राइस आ गया। किस में आ गया प्राइस, ये मार्केट 1 में प्राइस आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब सेकंड मार्केट की बात करते हैं हम। तो सेकंड मार्केट में हमारे पास डिमांड फंक्शन कितना था, ये था P इज इक्वल टू था 14 माइनस 0.25Q, ठीक है, इतना था। अब इसका भी टोटल रेवेन्यू निकालेंगे पहले। तो ये आ जाएगा 14Q माइनस 0.25Q स्क्वायर आ गया। इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस 0.5Q, ठीक है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास आ गया। अब इसे क्या करना है, हमें जो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास है उसके साथ हम इसे इक्वेट करेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखो 14 माइनस 0.5Q इक्वल टू 10, एंड दिस इज़ 4 इक्वल टू 0.5Q। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4/0.5, तो ये इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है सेकंड मार्केट में आ गई। और सेकंड मार्केट में प्राइस कितना होगा, अब इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड मार्केट में प्राइस निकालने के लिए हमें इसे डिमांड फंक्शन लिखना होगा। P इज इक्वल टू 14 माइनस 0.25Q, ओके, इतना आ गया। अब इसको मैं 14 माइनस 0.25 और Q का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 कर दिया। तो ये आ जाएगा 14 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 और ये 12, ठीक है। तो मार्केट 2 में प्राइस कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, और आउटपुट कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये देखो, हमने क्या देखा कि अलग अलग मार्केट में हमारे पास जो प्राइस आ रहा है यहाँ पे अलग अलग आ रहा है अकॉर्डिंग टू जो इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो मार्केट 1 में हमारे पास क्या है, मार्केट, अब देखते हैं सारा अलग अलग करके देखते हैं। तो P1 क्या है मार्केट में हमारे पास, पहली मार्केट में ये 24 है, और सेकंड मार्केट में प्राइस कितना है P2 हमारे पास ये 12 है। और आउटपुट देखते हैं हम, तो आउटपुट Q1 कितना है पहली मार्केट में हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास Q14 था, ये 14 था, और Q2 कितना है हमारे पास ये 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा ये आ गया। अब देखो, अब हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इलास्टिसिटी डिमांड देखो अकॉर्डिंग टू
हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहाँ पे ज़्यादा होगी, हायर होगी, वहाँ पे प्राइस कम होगा, और जो इलास्टिसिटी जहाँ पे कम होगी वहाँ प्राइस ज़्यादा होगा। तो देखो मार्केट 1 जो है इसमें 24 दिया गया है प्राइस और P2 में 12 है, तो इसका मतलब कि P1 में